यानी कि भारतीय सरकार जो कच्छाधारी लोगों की गैंग है, इनमें से कोई एक आदमी मेरे सामने आके ये बता दे कि इन्होंने कोई कारखाना, कोई IIT, नीट, एम्स या फिर कोई भी प्रकार की कोई सुविधा, इवन दैट नहरों में पानी भी नहीं भेजा जा चुका। आज सारी की सारी नहरें खाली हैं, आंखों में आंसू हैं, नहरें खाली हैं, बिजाई का कार्य रुका हुआ है। किसान की पीड़ा किसान बता पाएगा। एक सर्विसमैन की अगुवाई करने में चाहूंगा कि कर्ण चौधरी से एक नम्र निवेदन है कि विधानसभा के मैनिफेस्टो जब उसमें जारी किया जाए तो उसमें मेरे एक साथी ने भी दर्द बताया कि एक शहीद का दर्जा तो कम से कम दे दिया जाए। इसके अलावा वन पेंशन है और जो भी चीजें हैं कि परसेंटेज रिजर्वेशन का घटा के 9% के ऊपर लाके छोड़ दिया है, उन चीजों को मैनिफेस्टो में जारी किया जाए और जल्द ही 3 चीजों पे काम लागू हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही अपनी कांग्रेस सरकार आए वर्चस्व में तो उस चीज पे काम हो जाए कि इन लोगों को न्याय दिया जाए और नौकरी पक्की करने का करे। एक सर्विसमैन के साथ साथ जो भी बना दिया अग्निवीर 4-5 साल के लिए, उसमें भी कितने लोग जाएंगे, वहां भी भ्रष्टाचार होने की संभावना परसेंटेज पे आके जब जाएगा तो वहां भी बन गई है। उस चीज को खत्म करके, निवारण करके एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाए जो कि जिसके ऊपर, जिस आधार के ऊपर हम वोट बैंक मांगे। और आज तो एक ही मुहिम है, एक ही दर्द है कि एक लूट मार की जो दुकान जो इन लोगों ने खोल दी है। हकीकत की बात मैं बताता हूं कि मैं एक छोटे से हल्के आदमपुर के एक छोटे से गांव न्योली खुर्द से संबंधित हूं, जहां से 5वीं कक्षा तक का स्कूल में पढ़ता था। जब होता था मेरे देखते देखते कांग्रेस सरकार ने 12वीं क्लास तक का स्कूल वहां स्थापित कर दिया और साइंस स्ट्रीम भी डाल दी। और वहां आज एक अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं है, अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया, स्कूल खाली है। मेरे जैसा वक्ता दोबारा से कैसा उस गांव में पैदा होगा, ये सोच पाना भी मुश्किल है। ये सरकार 2 ही चीजों पे काम कर रही है। ये चाहती है कि 2 भारत बने, एक अनपढ़ भारत को कल्पना के साथ साथ एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे। अनपढ़ भारत की कल्पना के साथ साथ जो कि नारा लगाए, देशभक्ति के रंग में रम जाए, जय राम जय श्री राम बोले। अब तो डर लगने लग गया था बीच में तो एक बार कि मैं जय श्री राम बोल दूं, जय हनुमान बोल दूं, ओम परमात्मा बोल दूं तो कभी लोग ये ना कहने लग जाए कि लंबा साहब भी बीजेपी के हो गए हैं। ऐसी धारणा तक पैदा पढ़े लिखे लोगों के मन में कर दी। एक आम जनता जो अनपढ़ गांव में बैठी है, उसका कसूर ही क्या है? अब जरूरत है तो जागने की, एक अलग जगाने की, कि हम लोग सशक्त भारत का निर्माण की कल्पना के साथ आगे बढ़ेंगे और सर्वांगीण विकास की तरफ। अब लॉकडाउन रिसेशन के पहले जिस आदमी की आय 100 रुपए होती थी, 80 रुपए के बाद 20 रुपए उसकी जो है सेविंग थी, अब उल्टा हो चुका है। 100 रुपए की इनकम की बजाय इनकम 80 रुपए हो गया है। और सर्विसेज पे टैक्सेस, इसके अलावा टोल टैक्स, ठग्गू प्लाजा जो लगा रखे हैं, जितने भी टैक्सेस की व्यवस्था इतनी बढ़िया ढंग से तैयार कर दी कि आप लोगों की जेब से इतना टैक्स निकल जाए कि 80 रुपए का जो खर्चा था, महंगाई इधर बढ़ के 120 पे पहुंच गई है। वो 40 रुपए का डिफरेंस, 80 इनकम 120 खर्च, वो हिंदुस्तान का नागरिक आज पूरी नहीं कर पा रहा। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अपने इकोनॉमिक्स भी रहे, शास्त्री रहे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार 2 तरह से चलती है। एक जो व्यवस्था चलती है पैसे लेन देन की, व्यापारियों के साथ चलती है, जो कि व्यापारी जो लेन देन का कार्य करते हैं, किसान के साथ। दूसरा बैंक से चलती है, जो कि व्यवसायिक दृष्टिकोण है। दोनों ही दृष्टिकोण खोने का कार्य इस बीजेपी सरकार ने किया है। इस चीज पे ध्यान दिलाते हुए मेरे मुखमंडल से हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के सहयोग से कहूंगा, हनुमान जी आप कर्नल रोहित चौधरी जी को हिसार की पावन धरती पे मंचासीन जो हैं उनके हाथ में माइक देने का कार्य करें। कर्नल रोहित चौधरी जी। कर्नल रोहित चौधरी, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद साथियों। इतनी कमजोर आवाज से कैसे लड़ाई लड़ोगे? जय हिंद साथियों। धन्यवाद। आज हिसार की पावन धरा और वीर भूमि पर पहुंचकर आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। हमारे बीच हमारे HVCC से या AICC से हमारे प्रभारी, हिसार के प्रभारी कांतिलाल बाबरिया जी, हमारे हिसार के ऑब्जर्वर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हनुमान, कैप्टन हनुमान जी,
डॉक्टर युद्धवीर लांबा जी जो हमारे सिरसा को भी देख रहे हैं और हिसार को भी देख रहे हैं, ईश्वर रैपसवाल जी आम आदमी पार्टी से, ये इंडिया गठबंधन का आयोजन है। हमारे वीर सिंह ख्यारिया जी एक्स चेयरमैन, बहन किरण मलिक जी, इंद्राज धुंधवाल जी, योगेश सिहाग जी, प्रवेश त्यागी जी और हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजवीर सिंह गौर जी, यहाँ लिखा हुआ है वकील, लेकिन हमारे बड़े भाई प्रोफेसर भी हैं और रजिस्ट्रार भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आत्माराम लांबा जी अचीवर्स डिफेंस एकेडमी से हैं, उसके इंचार्ज, उसके प्रबंधक संतोष जून जी महिला कांग्रेस से, रूपल पटेल जी गुजरात से आए हैं, कृष्णा दुग्गल जी और हमारे बहुत ही होनहार साथी डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर सुदीप सांगवान जी। इनका पानीपत में आयुष्मान हॉस्पिटल है। इनके पिताजी हरियाणा की पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और बहुत बड़ा नाम है मेडिकल सिस्टम में और सामाजिक तौर पे डॉक्टर सांगवान जी। साथियों, मंच पे आसीन कोई और साथी हमारे जो शहीद बच्चा निशांत, उनके पिताजी हमारे बीच में हैं, उनको बहुत बहुत नमन। वो धन्य है माँ बाप जिन्होंने इतने बहादुर बच्चों को जन्म दिया जो देश के काम आए, उनको बहुत बहुत शत शत नमन। तो साथियों, मंच पे आसीन सभी हमारे साथी और हमारे सामने बैठे हुए जो हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हिसार के या हमारे अग्निवीर योजना आने से पहले के जो हमारे 2019 से 22 के बीच के जो सिलेक्टेड बच्चे थे, जो सिलेक्ट हो चुके थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो सबसे बड़ी मार जो अग्निपथ योजना की थी, जो मोदी साहब हर जगह बोलते हैं कि हमारे हर योजना के कोई ना कोई लाभार्थी हैं, तो ये है वो लाभार्थी मोदी साहब की इस अग्निपथ योजना के, जिनके परिवारों के सपनों को तोड़ दिया, जिन बच्चों के सपनों को तोड़ दिया। और इस लड़ाई में पिछले 4 साल से तकरीबन 200 से ज्यादा हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमजोर पड़कर सुसाइड कर लिया। उन परिवारों के बारे में सोचकर मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, बच्चों के बारे में दुख और तकलीफ होती है। लेकिन इस मोदी चमड़ी वाली जो मोदी सरकार है, उसके ऊपर कोई असर नहीं कि कैसे इन माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़ा किया और कैसे ये बच्चे सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर, लांबा साहब हमारे बीच में हैं, एकेडमी में जाते हैं, मेहनत करते हैं। 60 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे और इन 1.5 लाख बच्चों का देश की सेवा करने का, देश की सेना में काम करने का सपना तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। हमारे बीच अविराज है, मनीष है, अंकित है और कई बच्चे ऐसे हैं जो चंपारण से चलकर, पैदल चलकर तकरीबन 2000 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे। इनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे संपर्क में थे राहुल जी से उसके बाद हमने बैठकर मुलाकात की, बातचीत की। तो राहुल जी ने हमें मेरी जिम्मेदारी लगाई कि इन बच्चों को ऑर्गेनाइज करो, इन बच्चों के लिए कुछ तो करना है, क्योंकि वो जितने भी पीड़ित लोग हैं देश में, दुखी हैं, पीड़ित हैं,
या जिनके अधिकार छीने गए हैं, उन सबके साथ खड़े हमारे जननायक। उन्होंने कहा इनको ऑर्गेनाइज करिए। हमने ऑर्गेनाइज किया, सबसे मुलाकात की, बातचीत की। 11-12 जनवरी को इस साल प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद हमने एक मुहिम चलाई जिसका नाम बनाया जय जवान। उस जय जवान मुहिम के अंदर तकरीबन 400 के आसपास हमने पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके बाद राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कटिहार से जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया और हमने दिल्ली से इसको लॉन्च किया और लगातार 2 महीने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उपराष्ट्रपति जी के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इन जाबाज लड़कों को, और हमें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कौन कौन बच्चे हैं भाई जो उस दिन गिरफ्तार? और ये हमारे कमल जी, हमारे परिवारों ने अपना दुख दर्द, कोई नहीं सुनवाई कर रहा था तो सोचा कि उपराष्ट्रपति जी के घर के बाहर जाकर उनसे बात करें। लेकिन उपराष्ट्रपति जी के पास, मोदी सरकार के पास, मोदी जी के पास, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी के पास, किसी के पास समय नहीं है कि वो हमारी बातें सुन सकें। ये बच्चे हैं, इन्होंने गुहार लगाया 2022 में यूपी के चुनाव के टाइम। इन्होंने मुलाकात की राजनाथ जी से। राजनाथ जी ने कहा अभी थोड़े दिन में तुम्हारी ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन असल में हुआ क्या? 3 महीने बाद एक तुगलकी फरमान 14 जून 2022 को मोदी जी लागू करते हैं और इन बच्चों का सपना, देश की सेवा करने का सपना टूट जाता है। और ये जो चमड़े का सिक्का उन्होंने चलाया, उस चमड़े के सिक्के से देश की सेना का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। एक तो उनको ऐसे जाबाज बच्चे मिलने से महरूम हो गए और उसके साथ साथ देश की सुरक्षा कमजोर कर दी गई। ये मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये इनका राष्ट्रवाद और सेना का प्रेम बिल्कुल झूठा है। ये होली और दिवाली कारगिल में, दराज में सेना के साथ जाकर मनाते हैं, सैनिकों के साथ मनाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद उनकी वही डिसेबिलिटी की जो पेंशन है उसको काटने का काम कर देते हैं, खत्म करने का काम कर देते हैं और अग्निपथ जैसी योजना लागू करने का काम करते हैं। साथियों, बड़ा जरूरी है, ये तरतीबवार देश की सुरक्षा को, देश के संविधान को कम करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जिनको एक ही दिन में, एक झटके में उन सबको संसद से बेदखल करने का काम किया। क्यों? क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी को बदलना चाहते थे और कई और ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे जिनको पास करना चाहते थे। इनको बाहर किया, कानून पास किए। तो ये एक संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये नारा देते हैं 400 पार का। इनके कई सांसद वो कहते हैं कि हमारी मेजॉरिटी आ जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। देश के लोग, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि मोदी की या मोदी साहब की सरकार उसको बदल सके। और ये देश की सुरक्षा को और सेना को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि संविधान में आर्टिकल 32, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 72 ये भारतीय सेना को राष्ट्रपति जी के अंतर्गत रहते हुए ये अख्तियार देता, अधिकार देता है कि जब कभी भी प्रजातंत्र के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर खतरा होगा तो देश की सेना राष्ट्रपति जी के निर्देश के ऊपर देश में प्रजातंत्र बहाली करेगी। इसीलिए
ये देश की सेना को कमजोर करना चाहते थे और इसीलिए अग्निपथ जैसी योजना को लेके आए, ताकि 18 साल के अंदर भर्ती हो, 22 साल के अंदर रिटायरमेंट हो। हमें ऑल वेदर सैनिक तैयार करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। यहाँ पे आर्मर्ड वाले, ईएबी वाले, हर तरह के जवान हैं, एसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो जब हमें 5 से 6 साल लगते हैं एक सोल्जर को ट्रेन करने के लिए, तो 4 साल मात्र के अंदर, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 6 महीने छुट्टी में रहेगा, 3 साल मात्र के अंदर हम कैसे देश की सुरक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए सेना ने आदेश जारी किए कि अग्निवीर को, क्योंकि वो कमजोर सैनिक है मेंटली और फिजिकली, उसको हम इंडिपेंडेंटली सेंसिटिव जगहों पे और मुश्किल हालातों के अंदर नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो इसका मतलब हम एक अग्निवीर के ऊपर एक और सैनिक लगाएंगे। क्या ऐसी सेना की आपने कभी परिकल्पना की थी? नहीं की थी। ये सब बातें आपको जानकारी होनी जरूरी है। आपको यह भी पता होना चाहिए, हमारे एक साथी ने बोला था, मोदी सरकार जाति और धर्म के नाम पे देश को बांट रही है, नफरत के नाम पे देश को बांट रही है। लेकिन हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो देश की सेना को भी 2 हिस्सों में बांट देंगे और भेदभाव कर देंगे अग्निवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में। अग्निवीर को मात्र 21,000 रुपए दिए जाते हैं सर्विस के दौरान, और रेगुलर सैनिक को 45,000 और उसके अलावा कई सारी और चीजें। तो ये कैसा भेदभाव, ये कैसी सेना तैयार कर रहे हैं मोदी जी आप? और इस सैनिक को, अग्निवीर को, ना कोई डियरनेस अलाउंस, ना कोई बढ़ोतरी, ना कोई मिलिट्री सर्विस में कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन रेगुलर सैनिक को जो मिलता रहा है वो मिलता रहेगा। ये भेदभाव है सर्विस के दौरान। और अगर एक ही यूनिट में एक समय में काम करने वाले एक ही हालात के अंदर 2 जवान शहीद हो जाते हैं, एक अग्निवीर और एक रेगुलर सैनिक, तो उसके भेदभाव को देखिए, समझिए। रेगुलर सैनिक को शहीद होने के बाद कम से कम 15 साल तक पूरी सैलरी मिलेगी। अग्निवीर को सिर्फ मात्र 4 साल तक। रेगुलर सैनिक को पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधाएं मिलेंगी, स्कॉलरशिप मिलेंगे, आरक्षण मिलेगा, ताउम्र परिवार को मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अग्निवीर को शहीद होने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तक हमारे 11 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं पिछले 1 साल में, और 11 में से मात्र 4 को सिर्फ इन्होंने मेटल कैजुअलिटी माना है। सबकी मौत गोली लगने से हुई, लेकिन 7 हमारे अग्निवीर ऐसे हैं जिनकी शहादत को शहादत भी नहीं माना इन्होंने। ये कैसी मोदी सरकार? इसके अलावा आप लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कैसे कैसे फर्क डाला इन्होंने। एक अग्निवीर को इंश्योरेंस सिर्फ 48 लाख, रेगुलर सैनिक को 75 लाख, शहीद होने पर मुआवजा राशि
अग्निवीर को सिर्फ 44 लाख, रेगुलर सैनिक को 55 लाख। तो ये ऐसा फौज का नुकसान इस मोदी सरकार ने कर दिया है जिसकी वजह से सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है, देश की सेना दुखी है, देश के यहां तक कि उस समय के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल नरवाने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अपनी किताब में कहा है कि ये अग्निपथ योजना जब लाई गई तो ये हमारे लिए, तीनों सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, शॉक था। हमने नहीं सोचा था कि ऐसी चीज आएगी। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, पीएमओ के ऑफिस में बैठकर ये योजना बनाई और लागू कर दी और देश पर थोप दी, जैसे नोटबंदी, जीएसटी और 3 काले कृषि कानून देश के ऊपर थोपे थे। ये काम है मोदी सरकार का। मोदी सरकार जो योजना बनाती है वो उस तबके के लिए नहीं होता। कृषि कानून बनाए तो किसानों ने कहा कि हमारे को ये कानून नहीं चाहिए, 750 किसान आंदोलन में शहीद करवा दिए। लेकिन एक बात सामने आई कि जो भी कानून बनाया वो किसानों के ना हक का था, ना किसानों से पूछ के बनाया गया और ना ही किसानों के लिए बनाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति साथी अडानी, अंबानी और 20-25 और पूंजीपति साथी जिनके एग्रीकल्चर, कृषि इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए उन्होंने ऐसे कानून बनाए, किसानों के लिए नहीं। इसी तरह से उन्होंने फौज के लिए जो कानून बनाया अग्निपथ योजना का, वो भी सेना के हक में नहीं था, देश की सुरक्षा के हक में नहीं था, सैनिकों के हक में नहीं था, युवाओं के हक में नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि मोदी जी को सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार है, हमारी बात सुनने का कोई उनको शौक नहीं है, जनता की आवाज नहीं सुनते, सिर्फ मन की बात करते हैं। तो इसलिए जो उनको अच्छा लगा वो कर दिया, जो उनके पूंजीपति साथियों को सही लगता था वो कर दिया, क्योंकि वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी आ चुके थे। डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने राफेल जहाज, जो यूपीए की सरकार के अंदर 126 जहाज आने थे, उनको काटकर इन्होंने 36 जहाज कर दिए। 126 में से 18 जहाज रेडी कंडीशन में आने थे और बाकी जहाज हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने, जो पिछले 70 साल से जहाज बनाने की एक्सपीरियंस रखता है, उसने बनाने थे। लेकिन इन्होंने आने के बाद कहा कि 36 जहाज लेंगे, 126 की जरूरत थी, सिर्फ 36 लेंगे, सुरक्षा कमजोर। दूसरा, 30% का जो ऑफसेट, कोई भी अगर डिफेंस का सौदा होता है तो 30% उसके अंदर देश की इंडस्ट्री के अंदर उसके कल पुर्जे बनने चाहिए। तो उसमें उन्होंने किसको चुना? अनिल अंबानी की कंपनी, जिसका सिर्फ 1 महीने का एक्सपीरियंस था। कहा HAL का 70 साल का जहाज बनाने का एक्सपीरियंस और कहा इनके पूंजीपति साथियों का सिर्फ 1 महीने का एक्सपीरियंस, उसको चुना। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आज फैसला करना है, हरियाणा के लोगों को फैसला करना है 25 मई को। जो राष्ट्रवाद की, देश की सुरक्षा की, देश की सेना की बात करते हैं, वो झूठे लोग हैं, झूठा राष्ट्रवाद है, झूठा देश प्रेम है। तो इसलिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप में से एक आदमी वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर यहां से जाए और अपने गांव में, अपने शहर में ये बातें लोगों के बीच में लेके जाए। हम लेके जा रहे हैं। हमारे साथ जितने भी साथी हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो युवा हो,
हम पूरे देश में ये बात लेके जा रहे हैं। आपने एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा कि इन्हीं में से कोई एक बच्चा रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन के अंदर पैम्फलेट बांट रहा है कि यह कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां हैं, युवाओं की गारंटी है, पहली नौकरी पक्की। आपकी नौकरी पहली पक्की थी, जिसको मोदी साहब ने छीनने का काम किया। वोट की चोट से उसको जरूर बेदखल करना आपने। महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को सुरक्षा और मजबूत करने का काम किया है। 8,500 महीना उनके अकाउंट्स में आएगा, परिवार के अंदर आएगा। तो इसलिए 1 लाख सालाना महिलाओं के अकाउंट में आना शुरू होगा। ये मोदी जी वाले 15 लाख नहीं है, ये राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी के, खड़गे जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के, उनके वादे हैं, उनकी गारंटियां हैं। इसके साथ साथ हमारे पूर्व सैनिक भाई बहुत सारे यहां बैठे हुए हैं। आपके लिए हमने मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया है जो 1 रैंक 1 पेंशन थी, 26 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने पास किया था। समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन, चाहे वो 1960 में, 65 में, आज या 2030 में जाके रिटायर होगा, सबकी पेंशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से पीछे वालों की पेंशन एडजस्ट होती जाएगी। हमने वायदा किया है कि वो पेंशन हम 1 रैंक 1 पेंशन, पूर्ण 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे। मैनिफेस्टो में कहा अब लागू करेंगे। मोदी साहब ने इस 1 रैंक 1 पेंशन के जुमले से आए थे। हमें कहा था रेवाड़ी की रैली में कि 100 दिन के अंदर पूरा करूंगा, लेकिन 100 दिन में पूरे नहीं किए। हम गए कुछ दिन बाद, 100 दिन पूरा होने के बाद बोलते समय लगेगा, फिर कहा और समय लगेगा। 1 साल बाद जब हम मिलने गए, मोदी साहब तो मिलते नहीं थे, अरुण जेटली साहब उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिफेंस दोनों देख रहे थे। तो कहते कर्नल साहब और जनरल साहब, जो बातें चुनाव में कही जाती हैं वो सब पूरी करने वाली नहीं होती हैं, तो इसलिए हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो हमने कहा जय हिंद, पीछे वोट दे, चल जंतर मंतर पे चलो। और जंतर मंतर पर हम बैठ गए और आंदोलन किया, आमरण अनशन किए। और उसके बाद जब बिहार का इलेक्शन आया तो मोदी साहब को गर्मी महसूस हुई कि भाई ये तो नुकसान कर देंगे और ये आमरण अनशन पे बैठे हैं, अगर किसी पूर्व सैनिक को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करते हैं, लेकिन लागू करने में इतना खोट कि जो 8300 करोड़ थे उसको 5300 करोड़ बना दिया। 1 रैंक 1 पेंशन को पता नहीं कितनी पेंशन बना दी। जेसीओ जवानों के इतनी विसंगतियां डाल दी कि जिसको आज तक समेटा नहीं जा रहा है। और मोदी साहब, ये सुनने की बात है, 2015 में बोलते हैं हमने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है, तो इसके लिए 5000 करोड़। 2016 में बोलते हैं 12000 करोड़, 2017 में बोलते हैं 18000 करोड़, 2018 में बोलते हैं 24000 करोड़। और ऐसे करते करते राजस्थान के पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शन हुए, झुंझुनू की रैली में कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ 1 रैंक 1 पेंशन को दे दिए। और मात्र 2 महीने पहले फरवरी में रेवाड़ी में रैली हुई तो कहते हैं हमने 1 रैंक 1 पेंशन के 1 लाख करोड़ दे दिए। अरे मोदी जी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वो 5-6% वसा है, मुश्किल से है। ये तो आपने 500% बना दिया। 3 महीने के अंदर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ बना दिया, 30,000 करोड़ का इजाफा कर दिया। लोग बेवकूफ नहीं हैं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। लोग समझदार हो गए हैं। 2014 वाले लोग नहीं रह गए हैं।
जो आपकी बातों पे विश्वास करते थे, अब लोग विश्वास नहीं करते आपके ऊपर। तो हम जानना चाहते हैं कि जब वन रैंक वन पेंशन पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि 23,000 करोड़ मात्र दिए गए हैं, तो ये 1 लाख करोड़ कहां गए? ये 77,000 करोड़ का घोटाला है। मोदी जी, ये कहां गए 77,000 करोड़? इन अंडानी और अंबानी को दे दिए क्या आपने फौजियों के पैसे, या फौज के ऊपर खर्च करने वाले पैसे? ये काम है मोदी साहब का। पूछिए, सवाल पूछिए। ये 77,000 करोड़ का घोटाला है। ये वैसा ही घोटाला है साथियों। मैं थोड़ा बात से हट गया हूं, लेकिन घोटाले की बात आई है तो कहना पड़ेगा। मोदी जी ने भाषण दिया कुछ दिन पहले, कहा कि कांग्रेस वाले अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी पैसे काला धन उनका टेम्पो में भर कर जा रहा है। तो मोदी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पहली बार एक पब्लिक स्टेज से तेलंगाना के अंदर ये पूरे देश के सामने माना कि अडानी, अंबानी और आपके पूंजीपति साथियों के पास काला धन है। और हमें यह भी मालूम चला कि आपका जो गुजरात मॉडल है कि पहले चंदा दो और धंधा लो, 2014 से लेकर 24 के बीच में आपने लगातार अपने साथियों को, पूंजीपति साथियों को पैसे कमाने का काम किया, धंधा देने का काम किया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, समुद्री पोर्ट, सब कुछ, यहां तक कि हमारा लाल किला जो हमारे देश की एक धरोहर है, जहां से प्रधानमंत्री, देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री, स्वतंत्र देश के 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं, उसको भी आपने अडानी को देने का काम कर दिया। शर्म आती है मोदी जी आपके ऊपर?